नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का भूगोल का भाग देखने वाले हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है, जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 70 से 80% इसी बुक से वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये भूगोल के अध्याय 2 का हम देख रहे हैं। अध्याय 2 दिया हुआ है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन जीवन संसाधन। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। क्या होती है पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा? भूस्खलन। ठीक है, 20 का राइट आंसर आ जाएगा। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। कितना करता है? कम से कम 150 लीटर। ठीक है, औसतन है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। लगभग कितना? 1%, मात्र 1%। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको देख लेते हैं। वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, सही है। ठीक है, वन मृदा के क्षरण को रोकता है, ये भी सही है। ठीक है, वन ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, ये गलत है। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करता है, तो ये भी सही है। तो ए, बी और डी मतलब सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। क्या है? बढ़ती जनसंख्या। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। राष्ट्रीय उद्यान एक खालिस्तान क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक क्षेत्र है। खनिजों व जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को खालिस्तान बनाता है, उपजाऊ बनाता है। वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः खालिस्तान और खालिस्तान पर निर्भर करती है, तो वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, यमुना नदी औद्योगिकी बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण खालिस्तान हो रही है, प्रदूषण या प्रदूषित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीव जंतुओं का शिकार करना खालिस्तान है। जीव जंतुओं का शिकार करना एक कानूनी अपराध है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। तो भूमि का उपयोग कृषि कार्य, वानिकी खनन, सड़कों एवं और उद्योगों की स्थापना आदि कार्यों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। ठीक है, तो भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, सैल और मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन को भूस्खलन कहा जाता है। ठीक है, भूस्खलन रोकने के क्या उपाय हैं? भूमि के खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं? वनस्पति आवरण में वृद्धि करके भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को इंगित कर सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 9, मृदा संरक्षण। प्रश्न नंबर 9 क्या दिया हुआ है? मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखना है। तो मृदा संरक्षण के 4 उपाय क्या हो सकते हैं? मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। बेरी का फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। संरक्षक मेखलाएं द्वारा, चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि धरातल पर जल कितने भागों में पाया जाता है? तो धरातल पर जल महासागरों में भौम जल, नदियों व झीलों में पृष्ठीय जल तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो कई प्रदेश में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया,
पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग एवं संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, वनों से होने वाले लाभ लिखना है। तो क्या हो सकते हैं? वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। दूसरा लिख सकते हैं, वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायता होती है। वन भूमिगत जल के संरक्षण में सहायता करते हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया हुआ है? विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, उनका वर्णन लिखिए। तो विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वन है ना, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंडा। तो वन में क्या लिख सकते हैं? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। वन प्रचुर जल वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष व घास उगते हैं। गुल्म क्या होता है? कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों व गुल्म उगते हैं। टुंडा, सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों में टुंडा वनस्पति में मांस व लाइकेन इसके उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 14 क्या है? परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? ठीक है, ये है प्रश्न। इसका आंसर लिखेंगे। परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे हो, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान इससे कम सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। CITES को पूर्ण रूप से लिखिए। इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है। मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो आप इस प्रकार से मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए ये दिया हुआ है। तो उपरोक्त चित्र क्या दर्शा रहा है? ये वेदिका फार्म का चित्र है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है? तो यह चित्र वेदिका विधि की कृषि का उदाहरण है। यह फार्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं? तो यह फार्म चौड़े, समतल, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक कर लें। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लाइक, कमेंट्स और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।